नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी मेरे भाई बहन का सीआरपीएफ ट्रेडमेंट का पेपर लगा है, ये पार्ट 4 वीडियो है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रैक्टिस सेट वीडियो है। देखते हैं कि आप लोगों को कितने का जवाब पता है। यकीन मानिए दोस्तों, ये इतने सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना आप विश्वास नहीं करेंगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है भैया? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा द लास्ट जजमेंट के लेखक, उनका नाम है माइकल एंजेलो। अब भैया सुनिएगा बड़े ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा इनमें इंपॉर्टेंट एक चीज और है। जो माइकल एंजेलो हैं, ये किसके लेखक हैं भैया? द लास्ट जजमेंट के। पर इन चारों में से शेक्सपियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, जो शेक्सपियर जी हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कहाँ के हैं, तो ये इंग्लैंड के निवासी हैं। और आपसे दोस्तों देखिए, शेक्सपियर के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा, इनकी रचनाएं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं के बारे में आपसे सवाल करेगा। जैसे आप सभी को बता देते हैं कौन कौन सी रचना शेक्सपियर जी की है। शेक्सपियर जी की रचना जैसे पूछ लिया आपसे, मान लीजिए आपसे पूछ लिया किंग लियर रचना किसकी है, तो याद रखिएगा ये शेक्सपियर जी की रचना है। मैकबेथ किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये शेक्सपियर जी की रचना है। और पूछ सकता है आप लोगों से ओथलो, क्या भैया ओथलो किसकी रचना है? आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा होगा जूलियस सीजर, तो पूछ लेगा जूलियस सीजर किसकी रचना है, तो ये सारे शेक्सपियर जी के ही रचना है। क्या भैया आपको पता था जूलियस सीजर किसकी रचना है? तो शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई ये रचना है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत के कौन से लेखक ऐसे हैं जिनको शेक्सपियर कहा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, उनका नाम है, क्या भैया? उनका नाम है कवि कालिदास जी को। कवि कालिदास जी को क्या कहा जाता है? कालिदास जी को क्या भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये पहला वाला जवाब क्वेश्चन आप सभी को पता हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारे आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर उम्मीद है आप सभी को अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनके पास आज कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को बता ही देते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नूर मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ठीक है, आप सभी को हम की पॉइंट थोड़ा सा कुछ बता देते हैं दोस्तों। देखिए, ये है अपना भारत, थोड़ा सा चित्र थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्या भैया, ये बना हुआ है गुजरात वगैरह है, यहाँ पर ही बंगाल की खाड़ी है और यहीं पर न्यू मूर द्वीप स्थित है। और यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर अरब सागर है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? आप सभी को हम एक पॉइंट और बता दें दूसरे नंबर में कि जो नूर मूर द्वीप है, ये पहली बात तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश का विवाद भी रहा है, भारत और बांग्लादेश का विवाद भी रहा है इसमें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, जो फल होते हैं, जो फ्रूट होते हैं, उसमें विटामिन डी नहीं होती है, विटामिन डी नहीं होती है। और आप सभी को बता दूं, ये जो विटामिन के है, ये क्या होता है भैया? रुधिर स्राव थक्का यानी कि जो होता है दोस्तों, ये विटामिन के का काम होता है। और आप सभी को कुछ विटामिन को हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए, ये आपको याद कर लेना है एक बार। अगर आप लोग याद कर लीजिए देंगे, देखेंगे यही सारे प्रश्न पूछे गए हैं।
विटामिन B1 क्या है भैया, विटामिन B1 को कहा जाता है वेरी वेरी, सुने होंगे आप लोग। विटामिन B2 की कमी से होता है कौन सा रोग, त्वचा रोग। आप लोग एक बार लिखते रहिए, त्वचा रोग। विटामिन B2 से क्या होता है, त्वचा रोग होता है। अब हम लोग आप सभी को बताते हैं विटामिन जो क्या भैया, विटामिन किससे, जो विटामिन B2 है इससे क्या होता है, त्वचा रोग। और विटामिन जो B3 है ये क्या होता है भैया, पाचन कम जिसका होता है, विटामिन B3 की कमी है। किसकी, विटामिन B3 की कमी है। विटामिन B3 से पाचन भैया। V6 क्या होता है भैया, एनीमिया रोग, एनीमिया रोग, विटामिन B6। और हम लोग बात कर लेते हैं कुछ भैया, विटामिन B7, विटामिन B7 का होता है बालों का गिरना विटामिन C की वजह, विटामिन B7 की वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, विटामिन का भैया B12, रुधिर कम होना विटामिन B12 की कमी होती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये एक एक पॉइंट, एक एक परफेक्ट जानकारी आप सभी को समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो दिल से हाथ रख के बताइएगा कि हाँ आप सर मुझको मज़ा आ रहा है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर मेरी ये डाउट है, जो भी आपके डाउट हों। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न की ओर। जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए और एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितने का जवाब पता है। यही आपकी गुरु दक्षिणा है और हमारे भाई बहन तक शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसका क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार, उनका नाम है भैया आशापूर्ण देवी। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा, आशापूर्ण देवी जी हैं। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के क्वेश्चन को। कह रहा है कि भारत में PIN यानी पिन जोन में विभाजित है, पिन जोन में विभाजित है। पहली भी तो पिन जोन का, पिन का फुल फॉर्म जानिए। पिन का होता है भैया, क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स, और क्या होता है भैया, नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है पिन का, क्या होता है भैया, इंग्लिश में जो होता है भैया क्या होता है, जो आप सभी का इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डाक सूचक संख्या। डाक सूचक संख्या इसको हिंदी में कहा जाता है। अब आप सभी को बता दूं, ये आप सभी को एक चीज बता देता हूं भैया कि क्या भैया, जो कोड प्रणाली के बारे में बता देता हूं। कोड प्रणाली, पिन को कहा जाता है, कोड प्रणाली होता है पिन। ठीक है, पिन जिसका ये कब शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1972 से शुरू हुआ था। ठीक है ना। आप सभी के डाउट क्लियर होंगे। तो आप सभी को बता दूं कि भारत कितने विन जोन में विभाजित है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला 9। ठीक है, अब हमारा 6वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दीवान ए बकूफ की रचना किसने की थी। तो दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ की रचना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। कोई डाउट तो नहीं, डाउट है तो कमेंट में करके जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका भी राइट आंसर कापर पायराइड होता है। क्या होता है, तांबा का मुख्य अयस्क क्या होता है, कापर पैराक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र आप सभी को बता देता हूँ, CuFeS2। ये Cu का होता है, कापर होता है। आप सभी को कुछ की पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, आप लोग की पॉइंट लिखिए। अब देखिए जैसे CuS है, इसका रासायनिक नाम, इसका अयस्क का नाम क्या होता है भैया, इसका नाम होता है कापर ग्लास होता है। इंग्लिश हिंदी में लिख लीजिए आप लोग इसके बगल में से, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है। Cu2O से क्या होता है भैया, Cu2 से होता है क्यूप्राइट होता है। और Al से क्या होता है भैया, Al से आप सभी को बता दूं, ये जो Al है, Al से होता है बॉक्साइड। और होता है Hg से होता है भैया, Hg से होता है सिनेबार होता है इसका अयस्क नाम।
अब हम लोग चलते हैं अपने 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो मेरे लाल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। हमारा 9 नंबर का प्रश्न है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। इसकी वजह से हमारी शरीर का निर्माण होता है। अगर पूछे क्वेश्चन, कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, परंतु मृत कोशिकाओं की खोज किया था। अगर जीवित कोशिकाओं की पूछे तो जीवित कोशिकाओं की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। पहली बात, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखिएगा। आज का 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इंटरनेट की शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, 15 अगस्त। बीएसएनएल भैया, किसने? बीएसएनएल, जो एक विदेशी संचार निगम लिमिटेड कंपनी थी। 1955 में ये याद रखिएगा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, गदाधर चट्टोपाध्याय था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैफोमीटर, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैफोमीटर। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अस्थि मज्जा। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदू नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मेरे लाल याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि नर मनुष्य में कौन सा लिंगी गुणसूत्र पाया जाता है? याद रखिए, क्रोमोजोम की संख्या 46 होती है। 23 क्रोमोजोम भैया, 23 क्रोमोजोम पुरुषों में, 23 क्रोमोजोम महिलाओं में। तो याद रखिएगा, जो नर होते हैं उसमें कौन सा भैया? एक्स वाई पाया जाता है, परंतु महिलाओं में एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। आप सभी को बता दूं कि महिलाओं में तो एक्स ही पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है। जब एक्स से वाई क्रोमोजोम मिलता है तो लड़के का निर्माण होता है, और एक्स से जब एक्स का ही हो जाता है भैया, तो एक्स से जब मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे ना सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन है कि मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपराष्ट्रपति को। 19 नंबर का प्रश्न है कि संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 20। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, कुछ समस्याओं के इंटरनेट इशू की वजह से आज 20 ही प्रश्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लास्ट वाला कि संसद में के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक प्रारंभ की 1 घंटा का काल क्या कहलाता है? तो मेरे दोस्ती मेरे लाल याद रखिएगा, इस देखिए, पहली बात तो शून्यकाल 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल होता है भैया। 12 से 1 होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। 1 से 2 जो होता है इसे अश्व काल कहा जाता है। सत्र काल 2 से 6 जो होता है इसे सत्र काल कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटा का जो काल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रश्नकाल। उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। कल से हम एकदम सिलेक्टेड समय पर एकदम टाइम पे 8:30 बजे आ जाएंगे। आज कुछ प्रॉब्लम थी दोस्तों, इसी की वजह से थोड़ा टाइम में लेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।